अ, जैसे कि यूँ लगता है कि फ़ॉरेन है, अमेरिका ही सेक्स फ्री देश है। क्या आपने वल्गैरिटी देखी है वहाँ पे स्कूलों में, कॉलेजेस में, या ओपन ऐसा कुछ होता हो? देखिए इसके भाई साहब यूँ को है कि अमेरिका में घणे पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे अड़े के बेबुद्धि हैं, ऐसा सुनन में आवे। इस बात में कितनी सच्चाई? हरियाणा से हूँ, जींद में, रोहतक में दाएँ बाएँ घूमता रहूँ। इमेजिनेशन में यो है भाई, मैं वीज़ा लाग जाए और मैं उड़े रहा हूँ दूसरे देश में और पूरे हो जी ज़िंदगी के पूरे हो जे हैं। वह इमेजिनेशन क्या है? हमारे देश में भी लॉकडाउन लग गया, आपके अमेरिका में भी लग गया। लोगों थे भाई ओढ़े तो डॉक्टरी हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतने ब्रॉड लेवल पर वहाँ पर कोई बीमार हो ही नहीं सकता। हमारे देश में तो मंदिर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे चीज़ फ्लो हो। इस कंपेयर को आप कैसे देखें? देखो प्रश्न आवा है कि वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ टीचर तो हमारे ही हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, उनकी इंग्लिश तासु होती होगी, हमने इसी इमेजिनेशन लगा है। हमारी यहाँ की इंग्लिश, हमारी पढ़ाई लिखाई कमज़ोर है। वहाँ पे ज़्यादा संस्कारित बच्चे होंगे शायद, कहीं बैठे हैं तो वहाँ पे पढ़ ही रहे होंगे, कोई भी काम बड़ी मैनेजमेंट से होगा। हमारे आड़े तो पानी पीने के बाद तो बात, इसलिए हमारे देश में भी लगता है जैसे कि छेड़छाड़, रेप ये ज़्यादा होता है वहाँ पे। एक प्रश्न ये आता है कि हमारा देश अंधविश्वास पे, मूर्ति पूजा पे या कुछ झाड़ा वगैरह लगाने पे ये ज़्यादा है, दूसरे देशों में ऐसा है नहीं। इस पे देखिए मैं हम देखते हैं मोदी जी को, यहाँ पे कुछ उनके खिलाफ है, कुछ उनके पक्ष में है। फ़ॉरेन में मोदी जी का क्या माहौल है? तो यार सस्ते बहुत है वहाँ पे। AK-47 की कीमत कितनी मानते हो आप? $400 में मिलती है वहाँ पे। $400 को इंटू 7 यहाँ पे तो नाम लेते ही लगे कभी पुलिस आ जाए। हाँ, नाम ले लेते। तो $400 को कर दो 7 से 30,000 रुपये की मिलती है, या 30,000 रुपये का कट्टा ना मिले। सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई इस टाइम रोहतक हूँ और रोहतक कैंटीन में, MDU की कैंटीन में हूँ और बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू है, शायद लंबा भी चल जाए। जितना लंबा इंटरव्यू जितने मिनट का हो, अगर उतने मिनट आपके पास हो तो बैठ कर देखियो, मज़ा होगा। अगर नहीं हो तो बस छिड़ियो ना, फिर मज़ा किरकिराओ जो है। तो आज मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त अमेरिका से आए हैं, अटलांटा से। अटलांटा एम्बेसी में काम कर रहे हैं हमारे सोमवीर आर्य जी। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम जी जगदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। क्या हुआ भाई, मैं सोमवीर जी से इम्प्रेस होया था जब दिल्ली में मिला था भाई साहब से, और जब हमारी एक रेस्टोरेंट में बैठ के बात हुई। हाँ, CCD में बैठे थे, है ना, CCD में बैठे थे भाई, और काफ़ी देर लंबे टाइम हमने बात करी और मेरा दिल खुश हुआ था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे ज्ञान की अनुभूति हुई। आत्म साक्षात्कार तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान की अनुभूति हुई। और अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बहुत सारी बातें अमेरिका के हमारी बात करांगे भाई, कल्चर की, पढ़ाई लिखाई की, कौन सा देश बढ़िया है कौन सा नहीं, हल्का हल्का कंपेयर करांगे। 100 का 100 तो मैं भी नहीं हूँ और आप भी नहीं और कोई नहीं होता, फिर भी हम बात करांगे। हमारे सोमवीर भाई साहब योगा से एम्बेसी में वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, वो एक छोटा सा प्रोसेस कैसे है? हाँ, ये भारत सरकार का ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन जी, जो कि अपने कल्चर को, योग को, हिंदी को, संस्कृत को, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ डिप्लोमेट्स को भेजता है। तो उसी डिप्लोमेसी बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2017 में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं 2019 में गया। तो उसमें एज ए मैं योग टीचर गया, कल्चरल और योग टीचर। तो उसमें मैंने प्रचार किया, तो हर 116 लोगों का सिलेक्शन था, तो मैं टॉप 16 के बैच में 2nd नंबर पे मेरा सिलेक्शन था। और अटलांटा मुझे मिला, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया अटलांटा, जो सब एम्बेसी जिसको आप कह सकते हो जी। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और वहाँ 2 साल मैंने योग का, संस्कृति का, हिंदी का और संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जी। तो भाई हमारे सोमवीर आर्य जी से इंटरव्यू तो हमारा मुलाकात का प्रोसेस नहीं था। प्रोसेस हमारी मुलाकात इसलिए थी, मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था। फिर मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था मैं किन से मिलूँ, इस बारे में जिक्र करूँ। तो मेरे एक भाई है नीरज, उन्होंने बताया तो कि भाई साहब आ रहे हैं। फिर मैंने सोचा भी आज तो उनसे मैं मिलता ही हूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं था भाई साहब आप आए हो। हाँ, तो देखो गाड़ी में था, इसलिए जिक्र कर दिया। खैर फ़ोन मिला, मैं तो जरूर था। यहाँ आपके लिए एक अच्छी खबर मेरे पास है जी कि आपने भी कहा मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में था जी, मतलब थे,
जी, अब नहीं है। हाँ, अब तो मैं आँख से खुल गई। हाँ, तो बहुत बहुत रोशनी सी आ तो गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, स्वागत है आपका। और दूसरी बात मैं कहूँ कि आपके जो वीडियो हैं जी, मैं वैसे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था आपको, लेकिन जब मैं एम्बेसी में काम कर रहा था अमेरिका, तो दिन रात का फ़र्क होता है। तो जब आदमी खाली टाइम होता है तो कुछ सोचता है कि भाई अपने कल्चर को भी देख लिया जाए। अंग्रेजों में रह के पूरा अंग्रेज हो जाता आदमी नहीं तो। और वहाँ सोशल कल्चर नहीं है कि आप किसी के पास जाके बैठ गए या किसी से मिलने आ गए या कोई आपसे मिलने आ गया, ऐसा कल्चर नहीं है। तो जब मैं खाली होता था तो कुछ वीडियोस देखता था जी, तो उनमें मुझे कहीं आपकी वीडियो क्लिक हुई, तो मैंने आपकी वीडियो देखी तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक के बाद हर वीडियो मैंने आपकी देखी, और उसमें मैंने एक चीज़ को देखा, बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट होते हैं ना बात, वो आपके सारे इंटरव्यू होते हैं। और इसमें मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा किसी से, तो मुझे लगा कि जैसा है वैसा ही दिखाने का जो भाव है और मादा है वो जगदीप भाई में है। तो मेरा मैक्सिमम जो खाली जो टाइम होता था, जिसको हम इंटरटेनमेंट कह दें, कुछ मूवी देख ले, गाने सुन लिए, वो मैंने आपकी न्यूज़ देख करके, आपके सारे प्रोग्राम देख करके मैंने अपना पूरा वहाँ पे अपना जो टाइम है, खाली टाइम, उसको मैंने बताया है। वाह जी, ये मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भाई, और बड़ा मज़ा आया सच्ची में। जो थोड़ी सी बातें थी मैंने भाई साहब से करी और दिल खुश हो गया, यूँ लगा भाई हाँ ये जुनू चंदना साहिब जुनू सवेरा सा होया। भाई साहब यूँ को है कि अमेरिका में घने पढ़े लिखे लोग हैं और हमारे आड़े के बेबुद्धि हैं, ऐसा सुनन में आवे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो तो अंग्रेज है जुनू घनी अंग्रेजी इंटेलिजेंट है। अंग्रेज होना एक कलर का डिफरेंस है, एक गोरी चमड़ी होना और एक कम गोरा होना और एक काला होना, ये अलग अलग चीज़ें हैं तीनों। ये रंग के आधार पे हैं, क्षेत्र के आधार पे हैं। तो वहाँ भी अनपढ़ लोग हैं, यहाँ भी अनपढ़ लोग हैं। और बात रही लिटरेसी रेट की कि यहाँ अनपढ़ वहाँ पढ़े लिखे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है पूरे वर्ल्ड में, तो भारत के आदमी उसमें कहीं कम नहीं है। अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में आप मुझे बता दो, कोई एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहाँ पे इंडिया से गए हुए प्रोफेसर ना हों। जो मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोफेसर हैं, इंडियन प्रोफेसर बहुत टॉप लेवल पे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में है, थोड़े नहीं हैं। मतलब ये क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में इक्का दुक्का होगा, हर यूनिवर्सिटी में हमारे इंडियन जो प्रोफेसर हैं, जो रिसर्च के काम में देखते हैं। आप डॉक्टरों में देख लो, सबसे ज़्यादा डॉक्टर भारत के हैं वहाँ पे, सबसे ज़्यादा नर्सें भारत की हैं, मैक्सिकन भी हैं तो कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडियन नर्सें होंगी, इंडियन डॉक्टर हैं, इंजीनियर इंडिया के हैं। सबसे ज़्यादा जो आईटी फील्ड है, जहाँ मैं अटलांटा था, पूरा आईटी क्षेत्र है वो, पूरा जॉर्जिया जो स्टेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आईटी के जो बंदे हैं वो इंडियन हैं। जितने वैज्ञानिक हैं, आप देखो व्हाइट हाउस में कितने लोग इंडियन हैं, तो पढ़े लिखे हैं। और रियल जो क्वालिटी है उन लोगों में, तो अमेरिका देश जैसे देश की जो तरक्की है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। और बेहतरी के लिए हर व्यक्ति जाता है, तो यहाँ बेहतरी नहीं मिली, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब बाहर निकलना चाहते हैं। तो वहाँ जाकर वो पढ़ा रहे हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छा रिस्पेक्ट है, और कोई सिफारिश ज़्यादा वहाँ चलती नहीं, जिसमें जो क्वालिटी है उसको अपॉइंट कर लेते हैं वो लोग। मतलब वहाँ पे सिफारिश नहीं, ये वहाँ की अच्छी बात है। हाँ, वहाँ पे क्या है कि यदि आपको काम आता है उसी हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। एक वहाँ का एक रूल है, लो है कि $8 से कम किसी को नहीं मिलेगा 1 घंटे का काम करने का। आपको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, अनपढ़ हो पढ़े लिखो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्वालिटी है, क्वालिफिकेशन है, आपका प्रोफेशन है, उसी हिसाब से आपके घंटे के रुपये बढ़ते चल रहे हैं। मतलब इसको हम मनरेगा कह सकते हैं। यहाँ की मिनिमम दिहाड़ी, यहाँ पे कोई मजदूर है उसको $450 मिलेंगे, उससे कम नहीं दे सकते आप। तो वहाँ पे $8 से कम 1 घंटे के आप किसी को नहीं दे सकते, ये लो है वहाँ पे। लेकिन जो क्वालिटी वाले बंदे हैं वो 1 घंटे के $200 भी कमा रहे हैं, और उनमें भारतीय भी हैं। और ऐसे ऐसे भारतीय हैं जो वहाँ की पूरी इकोनॉमी को उठा रखा, जिन्होंने पूरे के पूरे 50-50 होटल, 30-30 हॉस्पिटल, कितने बड़ा एम्पायर खड़ा है लोगों का। सबसे अमीर व्यक्तियों में वहाँ के जो है उनमें भारतीयों का नाम है। तो खूब मेहनत करने की। मैं हरियाणा से हूँ, जींद में, रोहतक में दाएं बाएं घूमता रहूँ मैं। इमेजिनेशन में यो है भाई, मैं वीज़ा लाग जाए और मैं उड़े रहा हूँ दूसरे देश में, और पूरे हो जी ज़िंदगी के पूरे हो जे हैं, वह इमेजिनेशन क्या है? देखो ये बड़ा अच्छा सवाल आपने करा। बहुत सारे युवा जो है ना वो ये सोचें कि भाई हमने विदेश जाके आसानी हो जाएगी, तो ज़्यादा पैसा कमा लेंगे और हम कच्चे काटेंगे। लेकिन मैं उन सबको एक बात बता देता हूँ, भारत में हरियाणा में स्पेशल, हरियाणा, पंजाब, यूपी या दिल्ली
या आसपास के राजस्थान के क्षेत्र में आप बिना काम किए भी ज़िंदगी का गुजारा कर सकते हो। रोटी, पानी, कपड़ा, मकान आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने अमेरिका चले गए, यूरोप में चले गए और आपने 1 महीना काम नहीं किया तो ऊपर से छत गायब हो जाएगी, होमलेस हो जाओगे आप। और वहाँ का होमलेस होना बहुत बुरी बात है। वहाँ तो मौसम मार देता है, बाहर नहीं रह सकते आप। इतनी ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड, इतनी बारिश, इतनी बर्फ़ पड़ती है। और यदि आपने 2 महीने काम नहीं किया तो खाने के लिए तरस जाओगे। वहाँ कोई धर्मशाला तो है नहीं रहने के लिए, क्या और धर्मशाला में रह जाओ। तो वहाँ केवल काम करने वाला व्यक्ति ही सेट हो सकता है। वही व्यक्ति हो सकता है जो कर्मठर मेहनत काम करना चाहता है। बिना काम करने वाले के लिए वहाँ ना पैसा है, ना घर है। पेंशन तो बनती होगी, पेंशन नहीं है। पेंशन का क्या है कि आपने पूरी लाइफ जो सर्विस करी उसके बाद आपका जो सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है कि हर व्यक्ति का एक रिकॉर्ड होता है, डाटा पूरा, उसमें कब आया, कितना टैक्स आपने सरकार को पे किया। और जब आप 60 साल से ऊपर के हो जाते हो तो आपको $1000 $1200 पेंशन के रूप में देती है। वो आपका वही टैक्स होता है जो आपने गवर्नमेंट को दिया है। उस टैक्स में से ही आपको कुछ पैसा देते हैं, उसको आप पेंशन बोलो, कुछ भी बोलो। अब लॉकडाउन की बात है, जैसे कोरोना जो महामारी थी। लॉकडाउन पे मेरा क्वेश्चन है, हमारे देश में भी लॉकडाउन लग गया, आपके अमेरिका में भी लग गया। लोगों थे भाई ओढ़े तो डॉक्टरी हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इतने ब्रॉड लेवल पे वहाँ पर तो कोई बीमार हो ही नहीं सकता। हमारे देश में तो मंदिर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे चीज़ फ्लॉप होगी। इस कंपेयर को आप कैसे देखो? देखो, इसमें आप देखो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टेड हुए वो भी अमेरिका में हुए, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी है। आम आदमी किसी से मिलता नहीं, जैसे हम यहाँ 10 लोग एक साथ बैठते हैं, वहाँ तो कोई बैठता नहीं है। और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर भी ज़्यादा हैं। लेकिन इम्यूनिटी कहाँ से लेके आएंगे? इम्यूनिटी वीक है, और उस इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो डेथ रेट थी वो सबसे ज़्यादा रही है अमेरिका में। वहाँ पे यदि नॉर्मल धूप में कोई व्यक्ति निकल जाए तो टैनिंग हो जाती है उनकी बॉडी पे। धूप को उनकी बॉडी सहन नहीं कर पाती। इंडियन पीपल जो हैं वो बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत हार्ड है और उनकी बहुत लो है। तो इसलिए इफेक्टेड तो यहाँ भी हुए, लेकिन यहाँ के लोगों को कि पता भी नहीं चला बहुत लोगों को। तो ऐसा बहुत देखा गया कि जो इम्यूनिटी है वो इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, भूटान के जो लोग हैं, इस एरिया के जो लोग हैं जिनकी खान पान रहन सहन हमारे जैसा है, वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी बहुत हार्ड है। और आप देखो इन देशों में कहीं कोरोना का कोई बहुत ज़्यादा डेथ रेट नहीं आया, इन्फेक्टेड हुए क्योंकि भीड़ ज़्यादा है। अब मुंबई के धारावाही को देखेंगे तो आदमी के ऊपर आदमी पड़ा है वहाँ, तो इफेक्टेड तो होंगे। और दूसरा, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करते हैं, व्यक्तिगत नहीं है, और संख्या ज़्यादा है क्योंकि अमेरिका से 3 गुना संख्या है हमारी, और अमेरिका से 3 गुना छोटा है हमारा देश, जबकि अमेरिका हमारे से 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में 3 गुना से भी कम है। 34 करोड़ लोग हैं टोटल वहाँ पे, और हमारी जनसंख्या 1 करोड़ 100 करोड़ से भी 135 करोड़ है जी। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। लेकिन सुविधाएं हैं, सैनिटाइज करके रखते हैं, सारी प्रॉपर सुविधाएं हैं, लेकिन इम्यूनिटी को ख़रीदा नहीं जा सकता कहीं से, जो इंडियन के पास बाई बॉर्न है। वो हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। क्या बात है जी। प्रश्न आवा है कि वहाँ की जो एजुकेशन है, वहाँ टीचर तो हमारे ही हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, उनकी इंग्लिश तासु होती होगी, हमने इशू इमेजिनेशन लगा है। हमारी यहाँ की इंग्लिश, हमारी पढ़ाई लिखाई कमज़ोर है। वहाँ पे ज़्यादा संस्कारित बच्चे होंगे शायद, वो कहीं बैठे हैं तो वहाँ पे पढ़ ही रहे होंगे, कोई भी काम बड़ी मैनेजमेंट से होगा। हमारे आड़े तो पानी पीने के बहाने तो बात जाए सरकारी स्कूल में। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जगदीप भाई, कि बहुत लोगों को ये भ्रम है कि वहाँ एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो एजुकेशन क्वालिटी इंडिया की है शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। जो टीचर के प्रति रिस्पेक्ट है, जो ग्रेटिट्यूड का जो भाव है, जितना इंडिया में है कहीं नहीं है। वहाँ टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता कोई बच्चा। वहाँ हर आदमी के राइट हैं, आप बच्चे को कुछ टोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। हम तो पिटाई कर देते हैं बच्चे की, लेकिन पिटाई उसको इसलिए नहीं करते कि उससे द्वेष है, इसलिए करते हैं कि वो कोई चीज़ सीख जाए, उसको सिखाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। जैसे हम अपनी बेहतरी के लिए देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो टीचर स्टूडेंट की बेहतरी के लिए प्रयास करता है। और बात रही एजुकेशन की, तो मैं दावा करता हूँ +2 लेवल तक का जो उनका स्कूलिंग है और भारत की जो स्कूलिंग है उसमें दिन रात का अंतर है। भारत के जो स्टूडेंट हैं वो इतने ब्रिलियंट हैं कि
उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता किसी भी कीमत पे। अमेरिका क्या कोई भी देश मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे बच्चों की जो कैचिंग पावर है, हमारे बच्चों की जो मेमोरी है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कंपैरेटिव स्टडी हो नहीं सकती इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा गैप है। हम बहुत आगे हैं। इसका एक एग्जांपल आप ले लो, अमेरिका में हर साल एक ऐसे कंपटीशन होता है जिसमें स्पेलिंग लिखनी होती हैं। आज तक कोई अमेरिका का बच्चा उस कंपटीशन को नहीं जीत पाया है। उस कंपटीशन को जीतने वाले टॉप 10 इंडियन ही होते हैं स्टूडेंट, रोते हैं वो। तो आप बताइए, एजुकेशन में, मेमोरी में, चीज़ों को याद करने में। और आप बात करें इंग्लिश की, कि तो बहुत दराटे से इंग्लिश बोलते होंगे। अब मेरे से अच्छा हरियाणवी बोल देगा कोई पंजाब वाला या कोई राजस्थान वाला। मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ तो हरियाणवी आती है मुझे, तो हरियाणवी मेरी मदर टंग है। उनकी मदर टंग इंग्लिश है, तो इंग्लिश बोलेंगे ना। और एनवायरनमेंट है उनके पास। ये एक भाषा है, अपने भावों को एक्सप्रेस करने का तरीका है। कोई पंजाबी में करता है, कोई मराठी में करता है, कोई बंगाली में करता है, कोई हरियाणवी में करता है, कोई हिंदी में करता है, कोई इंग्लिश में। फ्रेंच कंट्रियों में चले जाओ, उनको इंग्लिश आती नहीं, तो इसका मतलब वो तो अच्छे हैं नहीं। जर्मन में चले जाओ, जर्मनी बोलते हैं। इटालियन बोलते हैं वहाँ इटली में। आप इसमें मैक्सिको में चले जाओ, मैक्सिकन है। चाइना में चला जाओ, चाइनीज़ है, उनको इंग्लिश आती ही नहीं। गुंडागर्दी तो यूँ लगा है जैसे वहाँ के बच्चे बड़े सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं, बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, लेक्चरर प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, हम बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे इंडिया में तो बढ़ना ये बढ़ना दिखाएंगे देना है, या फिर बंक मार लेंगे बच्चे। ये माहौल हमने ऐसा देखने को मिला है। वहाँ का ज़्यादा रिस्पेक्टफुल। बंक मारना एक अलग बात है, लेकिन हम हमेशा टीचर से डरे हैं। कभी भी टीचर के साथ उलझे नहीं है हम। हाँ, ये हमारी एक शर्म है। हाँ, जो घर वाले भी सिखाते हैं कि भाई, हाँ, कि हाँ, भाई टीचर आ रहा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। टीचर का साइकिल भी दिख जाता था, बाइक भी दिख जाती थी, स्कूटर दिख जाती थी, तो हम बड़े डरते थे। रिस्पेक्ट भी था, डर भी था, और वो सम्मान भी था उनके प्रति। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ टीचर डरता है स्टूडेंट से। मैंने कई स्कूलों में विजिट किया है, क्लासों में विजिट किया जाके। तो किसी टीचर ने कहा कि एडम प्लीज सिट डाउन, तो स्टूडेंट कहता है, एडम कहता है, हे वॉटसन आई नो माई राइट्स। तो टीचर को ऐसे बोलते हैं कि मुझे मेरे अधिकार पता है, मुझे बैठने के लिए मत बोल दो। और रिस्पेक्ट नहीं है, सर नहीं है वहाँ। एडम है तो हाय एडम, हेलो एडम। प्रिंसिपल के साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं। तो जो रिस्पेक्ट है, गुरु शिष्य परंपरा है। देखिए, ज्ञान का एक स्रोत होता है कि गुरु शिष्य को देता है, उसका शिष्य उसको देता है। तो एक गुरु शिष्य परंपरा से कोई भी सनातन जो परंपराएं चली आ रही है हमारी, और ड्यू टू वेरी रिस्पेक्ट, मतलब बहुत रिस्पेक्ट पे करना पड़ता है। लेकिन वहाँ रिस्पेक्ट पे नहीं करते। वहाँ ये सोचते हैं कि इसका काम पढ़ाना है, मेरा काम पढ़ना है। वहाँ अधिकारों की लड़ाई है कि मुझे कोई परेशान ना करे। बच्चे क्लासरूम में, मैं खुद जा गया हूँ, मैं योग सिखाने गया क्लास में, 2 बच्चे अपना आईपैड लेके बैठे हैं, बड़ा हेडफोन लगा रखा है और ऐसे बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ प्लीज सिट स्ट्रेट, योर बैक एंड नेक शुड बी स्ट्रेट एंड रिलैक्स और क्लोज योर आइज। नहीं कर रहे क्लोज आइज, बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको टोका, तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि आप इनको टोक नहीं सकते, इनके राइट्स हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं यदि किसी भी प्राइवेट सरकारी स्कूल में इंडिया के जाता और करता, तो सारे बच्चे एक तो कहना मानते, और टीचर नहीं मानते, उनको टीचर समझा देता। लेकिन वहाँ आप उनको ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। और एजुकेशन फ्री है। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बस की सुविधा फ्री है, आपको घर से लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, आपकी का टिफ़िन फ्री है, लंच फ्री है वहाँ पे। और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो थोड़े महंगे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में संख्या कम है और गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा है। ये और गजब की इंटरेस्टिंग बात है। जो सिचुएशन हमारे प्राइवेट स्कूलों की यहाँ है, वहाँ के सरकारी स्कूल हैं, और यहाँ के जो हमारे सरकारी स्कूल है, वहाँ के प्राइवेट स्कूल हैं, इक्वल हैं। ये गजब की बात है। वहाँ जब पैसे दे के पढ़ाने होते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट होते हैं प्राइवेट स्कूल में, और जो गवर्नमेंट के काउंटी के स्कूल होते हैं, काउंटी बोलते हैं छोटे छोटे क्षेत्रों का, उन काउंटी के स्कूल फ्री हैं, उनमें खाना भी है, उनमें बस की सुविधा भी है, और फीस भी नहीं है, ट्यूशन फीस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बात, जैसे कि यूँ लगता है कि फ़ॉरेन है, अमेरिका ही सेक्स फ्री देश है, क्या आपने वल्गैरिटी देखी है वहाँ पे स्कूलों में या कॉलेजेस में, या ओपन ऐसा कुछ होता हो? देखिए, इसके लिए ना एक हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो काम करता है। अब हम बचपन में पैदा हुए, हमने एक पर्दा देखा है, महिलाओं को एक अच्छे लिबास में देखा है, बहनों को अलग सोते देखा है, हम भाई अलग लोग सो रहे हैं, और एक पर्दा है हमारे बीच में, और एक इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें वो सब पैदा लगती है।
लेकिन फ़ॉरेन में स्कर्ट पहनना, छोटे कपड़े पहनना और एक दूसरे के साथ बैठना, हक करना, किस करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ का कल्चर है ये। तो वो उस कल्चर में जब पले बड़े हैं ना, तो हमें तो देखने में वल्गरिटी लगती है वो, लेकिन उनके हिसाब से तो नहीं है। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हैं ही, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वहाँ पे एक गजब का मैं आंकड़ा आपको देता हूँ, जो मैंने खुद जिसको अच्छे से सर्च किया जी, कि 18 प्लस के 4 लोग एक घर में नहीं हैं। 18 प्लस के 4 लोग, मतलब 18 साल और 18 साल से ऊपर के एक घर में 4 लोगों का मिलना रेयर है। 4% 5% होंगे। 100 घर हैं तो 4-5 घर ऐसे होंगे जिनमें 18 साल से ऊपर में 3 या 4 व्यक्ति रहते हैं, अदरवाइज 2 ही रहते हैं। और 4 होंगे तो 18 साल से छोटे होंगे वो बच्चे, स्कूल में जा रहे होंगे। यदि 18 साल से ऊपर है तो हर आदमी अपना इंडिविजुअल रहता है, लिव इन में रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ रहे, बॉयफ्रेंड के साथ रहे, कोई किसी को लेना देना नहीं है। बच्ची लड़की घर से कहेगी मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 10 दिन टूर पे जा रही हूँ, तो माँ बाप ये नहीं कह सकते नहीं जा सकते। तो वहाँ पे ये आज़ादी है, आज़ादी ज़्यादा है, राइट्स ज़्यादा हैं, उनका मिसयूज बुरा है। एक्सेस इज़ एवरीथिंग बैड जी, अति सर्वत्र वर्जेत। अति तो हमेशा बुरी होती है, तो अति बहुत ज़्यादा राइट्स हैं तो वैसे नुकसान हो रहे हैं। हर स्कूल में पुलिस की 2 गाड़ियाँ रहती हैं जब तक स्कूल लगता है, क्योंकि ड्रग के केस ज़्यादा हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा है स्कूल में। ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। जो भी सेंसिटिव स्कूल्स हैं जी, उनमें 2-2 पुलिस की वैन हमेशा रहती हैं। वो उनको कानून भी पढ़ाते रहते हैं, ये अच्छी बात भी है। ट्रैफिक रूल भी पढ़ाएंगे, सारी चीज़ पढ़ाएंगे, पुलिस रहेगी तो सीधे भी रहेंगे। लेकिन ड्रग्स के केस बहुत ज़्यादा हैं। और जो सबसे जो बड़ा है वो हथियारों का है। मान लीजिए किसी की 2 लोगों की झगड़ा हो गया आपस में क्लास में, तो ग्रुप बन जाते हैं वहाँ पे। तो एक ने अपने पापा की रिवॉल्वर ली और बैग में छुपा के ले गया, चेकिंग तो है नहीं, अब जाके उड़ा दिया। मास शूटिंग होती है वहाँ पे, 1-2 आदमी को शूट नहीं करता। मैं जब गया 2019 में तो करीब 14 बच्चों का मर्डर किया एक लड़के ने। 14 बच्चों का? हाँ, मतलब 2-3 मैगजीन लेके गया, उस सबको गोली मार दी अपने स्कूल में जो भी आया। कारण बस उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा था। उसकी गर्लफ्रेंड रूठ की दूसरी तरफ चली गई, वो ग्रुप बन गया, पार्टी बन गई, उसमें कुछ लोग उधर थे कुछ लोग इधर थे। गुस्सा आया, पेशेंस लेवल नहीं है स्टूडेंट में, और हथियार आम है। इंटॉलरेंस का बात तो हमारे इंडिया में चल रही है। हाँ, नहीं वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, यहाँ तो फिर भी रिस्पेक्ट है और पेशेंस है, हम चीज़ों को समझते हैं, एडजस्टेबल हैं, सहन करने की क्षमता हमारे में ज़्यादा है। वो बिल्कुल भी सहन नहीं करते, पेशेंस नहीं है उनमें, पेशेंस नहीं है, और हथियार सबसे ज़्यादा है। अब लॉकडाउन का ही जो 2019-20 का जो आंकड़ा है, जो 2020 का जो पूरा साल है, उसमें 2 करोड़ 10 लाख हथियार बिके हैं वहाँ पे, कोरोना में बिके हैं, जहाँ पे शॉपिंग नहीं हो रही थी, लेकिन 2 करोड़ 10 लाख ऑन रिकॉर्ड हथियार बिके हैं। और काइंड यूर इन्फॉर्मेशन, हर व्यक्ति के पास हथियार है वहाँ पे। पूरी US आर्मी के पास जितने हथियार हैं जी, उसके 3 गुना ज़्यादा सिविलियन के पास हैं। वो देश इतना स्ट्रॉन्ग है हथियार के मामले में। 100 का 100% लोगों के पास हथियार है। और यदि बात की जाए रेशो की, तो एक आदमी के पास 2 से 3 हथियार हैं, एवरेज बता रहा हूँ मैं ये। और AK-47 से लेकर के AK-56 से लेकर के .22 से लेकर के 303 से लेकर के हर हथियार वहाँ पे है। ये जो ग्लॉक पिस्टल होता है, हमारे तो गाड़ों में यूज होता है, तेरे लिए ग्लॉक रखी यार, इस तरह से चीज़ें। वहाँ तो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला ग्लॉक रखता है, स्कूल में जाने वाली लड़की, +2 वाली लड़की ग्लॉक रखती है अपने जेब में, छोटा। क्या? हाँ, तो और हथियार सस्ते बहुत है वहाँ पे। AK-47 की कीमत कितनी मानते हो आप? $400 में मिलती है वहाँ पे। $400 को इंटू 7 यहाँ पे तो नाम लेते ही लगे कभी पुलिस आ जाए। हाँ, नाम लेने तो $400 को कर दो 7 से 30,000 रुपये की मिलती है, या 30,000 रुपये का कट्टा ना मिले। तो इतने सस्ते हथियार हैं, ऑटोमेटिक हैं, लीगल हैं सब, क्योंकि हथियार तो बनाता है अमेरिका। अमेरिका में 2-3 चीज़ें बनती हैं, एक हथियार बनते हैं, एक एप्पल बनता है, यानी कि आईफोन और ये सारी चीज़ें, वो भी असेंबल चाइना में और वियतनाम में होता है, लेकिन वहाँ का प्रोडक्ट है। उसके अलावा प्रोडक्शन बहुत कम है वहाँ की, कि वो प्रोडक्शन किस चीज़ की करते हैं। बनाना सारा कोस्टारिका से आता है, मैक्सिको से आता है, चिली से और सारे फ्रूट आते हैं, तो साउथ अमेरिका जो है उससे सारे फ्रूट वगैरह आ जाते हैं। तो प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी, प्राइस,
उससे सस्ता वो खरीद लेते हैं लोगों से। ये वहाँ की स्ट्रेटजी है, क्योंकि लेबर बहुत महंगा है। $8 से कम आप किसी भी अनजान आदमी को भी नहीं दे सकते। तो ऐसे में कुछ प्रोडक्शन करोगे तो महंगा पड़ेगा। इसलिए हमारे देश में यूँ लगता है जैसे कि छेड़छाड़, रेप ये ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। बिल्कुल होता है, और आप आंकड़े उठा के देखो, वहाँ भी दबा के आंकड़े हैं। छेड़खानी के भी हैं, रेप के भी हैं, और बहुत है। मतलब कोई ये नहीं मॉब लिंचिंग और नया वर्ड आ गया। हाँ, मॉब लिंचिंग एक ऐसा कुछ नहीं है कि मॉब लिंचिंग वहाँ ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो राइट्स चले हुए हैं वो ब्लैक वर्सेस वाइट के चले हुए हैं। जैसे पुलिस, जैसे यहाँ पे जातिवाद पे भी लड़ाई झगड़े, हिंदू मुसलमान पे झगड़े, क्या वहाँ पे ऐसा होता है? वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो झगड़ा है फिलहाल जो है, और बरसों से चला आ रहा है, वो हिंदू मुसलमान पे नहीं है। वहाँ क्यों हिंदू मुसलमान का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है, वहाँ क्रिश्चियनिटी का और मुस्लिम का है वहाँ भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है दोनों में। दूसरी वहाँ पे सबसे बड़ी कम्युनिटी है वाइट और ब्लैक के बीच में, रेसिज्म, जो काला चमड़ी है और गोरा चमड़ी है, उसके बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। अभी भी आपने देखा होगा, मैं वहाँ था तो किसी एक ब्लैक पीपल को किसी ने, पुलिस वाले ने घुटना अपना रख दिया, वो सांस नहीं ले पाया और वो दम तोड़ दिया। उसके बाद इतने राइट्स हुए हैं वहाँ पे, इतने बैंक लूटे गए हैं, इतनी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ हुई है, कर्फ्यू लगाना पड़ा कई स्टेट में। मैं वहीं था उस टाइम पे, तो बड़ा भय का माहौल है। ब्लैक पीपल और वाइट पीपल का माहौल तो यहाँ पे कहते हैं, कुछ डायलॉग्स बाजे आते हैं यहाँ हमारे देश में रहना। वो क्या है कि जिसको खाने कमाने का साधन अच्छा मिला हुआ है, तो फ्रीडम टू स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हो आप। लेकिन वहाँ पे भी आप देखोगे ब्लैक और वाइट के बीच में बहुत ज़्यादा। अभी 4 दिन पहले ही एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई, पुलिस की गोली लगने से, और पूरा बवाल मचा हुआ है। फिर से राइट्स, तो मतलब ये बवाल हमारे इंडिया में ही नहीं है, वहाँ पर भी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। चलो ये बात भी मान ली, वहाँ पे इवटीजिंग ज़्यादा है, रेप भी ज़्यादा है, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं कह सकते कि हमारे से ज़्यादा होंगे, लेकिन हैं, अच्छे खासे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी संख्या हाँ है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जनसंख्या के हिसाब से बहुत है ना, जनसंख्या के हमारे से 3 गुना कम जनसंख्या है। हाँ, वहाँ भी बहुत है, और वहाँ तो पढ़े लिखे मानते हो ना, सभ्य मानते हो, वहाँ भी हैं चीज़ें। और एक और गजब की बात है जी, वहाँ के जो रेप केस हैं, देखो ये इस बयान को मैं पहले बोलने से पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरी मंशा नहीं है किसी एक चीज पर्टिकुलर किसी एरिया को टारगेट करने की, लेकिन सबको पता है कि हमारे देश में जो रेप के केस होते हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार सहमति होती है, और किसी जातिगत बंधन के कारण, किसी और बंधन के कारण कई बार क्या होता है कि मजबूरी में उसको रेप का एंगल देना पड़ता है, कई दे देते हैं कई लोग। अक्सर बहुत होता है, मतलब ये नहीं कहता हर केस में होता है या कितना होता, परसेंटेज नहीं कहता, लेकिन यहाँ ऐसे केस हैं क्योंकि बाद में जो उनका रिजल्ट आया है, जो केस की जो ट्रायल हुई है, उसके बाद ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं। लेकिन वहाँ ऐसे नहीं है, वहाँ जेन्युइन वाले ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पे झूठे मुकदमे भी ज़्यादा होते हैं, जिनके कारण सही जो रेप केस हैं वो भी सही से डिटेक्ट नहीं हो पाते, और उन महिलाओं के प्रति भी संवेदना कम हो जाती है लोगों की, क्योंकि झूठे मुकदमे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ कम लोग हैं, केस भी हैं, लेकिन जेन्युइन केस ज़्यादा हैं। हमारी तरह यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया जाता है केस को, मतलब अक्सर सहमति को भी रेप का नाम दे दिया जाता है। अक्सर ऐसा है। सो कॉल्ड कई चीज़ों में जो कोर्ट के फैसले हैं उनको मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी व्यक्तिगत रूप से किसी बात को लेकर ऐसा नहीं दावा। चलो अब एक प्रश्न ये आता है कि हमारा देश अंधविश्वास पे, मूर्ति पूजा पे या कुछ झाड़ा वगैरह लगाने पे ये ज़्यादा है, दूसरे देशों में ऐसा है नहीं। इस पे देखिए, मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे अभी मैं गया, तभी एक त्यौहार आता है वहाँ का। उसमें त्यौहार में क्या करते हैं, सभी लोग, एक भी घर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे बाहर भूत नहीं होगा। मतलब भूत इन द सेंस क्या है कि जो हड्डियों वाला जो कहते हैं ना, साइंस की लेबोरेटरी में देखते थे, हाँ, वो स्केलेटन हर घर के बाहर बैठा होता है, और जो हवा भर के गुब्बारों के टाइप में, शैतान टाइप के, और वो शैतान का पूरा सिस्टम होता है, और वो हेवेलिन होता है शायद, ऐसा कुछ नाम उसका एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं। वो पूरे महीने तक चलता है उनका त्यौहार,
और हर घर के बाहर भूतिया चीज़ या हड्डियाँ या इस तरह की चीज़ें रखते हैं, तो इससे बड़ा अंधविश्वास क्या होगा? हर घर में उसको मनाया जाता है। हम कहते हैं कि हम झाड़ फूक वाले हैं, झाड़ फूक का भी अपना एक साइंस है, एक अपनी एक सत होता है, किसी के हाथ में, किसी की जगह के पानी में होता है, कहीं किसी की हाथ की जड़ी बूटी में होता है, किसी औषधि में होता है। लेकिन ऐसे भूतों को बाहर बिठाना तो वो तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो वहाँ तो अंधविश्वास की बात करें तो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, ऑन रिकॉर्ड है, आप कहीं भी सर्च कर लो गूगल पे। तो उनका फेस्टिवल मानते हैं उसको, और 1 महीने चलता है, कोई 4-5 दिन ही चलता। और सब घरों के बाहर अपने भूतों को और वो हड्डियों वाला जो पूरा ढांचा है उसको बिठा के रखते हैं। जो कद्दू होते हैं बड़े बड़े, उनमें भूत की आंखें बना देते हैं। जो गुब्बारों में हवा भर के भूत टाइप के ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो पूरा मतलब जैसे हम दिवाली पे रोशनी करते हैं ना, ठीक वो वैसे वहाँ पे करते हैं। बस 5 मिनट और, 5 मिनट और, बस। ठीक है, ठीक है। एक प्रश्न है, आप एम्बेसी में रहते हो, हमारे यहाँ किसान आंदोलन चला हुआ है, दूसरे देशों में दिखता है कि भाई वहाँ पर भी किसान आंदोलन के नाम पे कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, और ये पर्टिकुलर आपके एम्बेसी में तो ज़रूर आता होगा। देखिए, एम्बेसी में ज़रूर आएगा, क्योंकि विदेश में कोई भारत के प्रति विरोध देना है, हम मुख्यमंत्री को कोई ज्ञापन देना है, तो हम कहाँ जाएंगे? डीसी के पास जाएंगे, एसडीएम के पास जाएंगे। तो वहाँ भारत सरकार को कोई मैसेज देना है तो क्या है? कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, तो वहीं जाएंगे अपना मेमोरेंडम लेके कि भाई हमारी ये शिकायत है। तो हमारे कॉन्सुलेट में भी बहुत आए लोग, और दिन रात हमने उसमें सावधानी भी रखनी पड़ी, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए, क्योंकि हमारा जो इंडियन फ्लैग था वो बाहर था, रोड की तरफ, उस पर 4 दीवारी नहीं थी। महात्मा गांधी का जो स्टैचू था वो भी बाहर था। तो क्योंकि अमेरिका की एक सिटी में महात्मा गांधी के स्टैचू को तोड़ दिया गया था, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बड़ी एहतियात बरतना पड़ा हमें भी। तो वहाँ भी 1-2 बार प्रोटेस्ट हुआ है, लोग आए, मेमोरेंडम दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, हमने उस बात को MEA के थ्रू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को भेजा। तो वो सारा प्रोसेस। तो वहाँ पर जब पुलिस, उस प्रोटेस्ट के दौरान आप पुलिस बुलाते हैं, हमारे तो यहाँ पे पुलिस के 100 नंबर पे फ़ोन किया, आई, कार्रवाई करी, चली गई। वहाँ पे वही 100 नंबर डायल, टोल फ्री नंबर है, पुलिस आ गई, वहाँ 911 पे कॉल करना पड़ता है जी। और 911 पे कॉल करोगे, मैं अटलांटा की बता रहा हूँ जी, विदिन 4 मिनट पुलिस आ जाएगी, 4 मिनट। अच्छी सुविधा है। हाँ, अच्छी सुविधा, 4 मिनट में आ जाएगी। और यदि आपका रीजन जेन्युइन है बुलाने का, मान लीजिए मुझे थ्रेट लगी या कोई मुझे हरास कर रहा है, कोई मुझे टॉर्चर कर रहा है, मैंने पुलिस को बुलाया, तो विदिन 4 मिनट में पुलिस आ जाएगी और वो उसकी कार्रवाई करेगी और चली जाएगी। और मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, रीजन वाजिब नहीं है कि मैंने उनको ठीक बुलाया, मेरी गलती से बुलाया मैंने, तो ज़्यादा कुछ नहीं, वो $100 का एक बिल दे देंगे आपको, हाँ, कि आपने हमें बुलाया, आपने हमारी सर्विस ली और ये आपका चार्ज है, क्योंकि आपका रीजन वाजिब नहीं था, तो $100 पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो ऐसा नहीं कहेंगे आपने क्यों बुलाया। और आप पूरे दिन भर अपने घर के बाहर पुलिस की गाड़ी रखो, वो 400-500 रुपये घंटा लेते हैं, 400-500 रुपये घंटा, डॉलर लेते हैं, हाँ। और वो पूरे एक रात यदि आपने अपने घर के बाहर सिक्योरिटी रखनी है पुलिस की, तो सारे पेड है, वो फ्री सर्विस नहीं है। फ्री जैसे हमारे इंडिया की सर्विस है वैसी सर्विस वैसी नहीं है कि पुलिस की जिप्सी खड़ी होगी, किसी को थ्रेट है और वो पूरी रात खड़ी रही और फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है। पैसा पे करना पड़ता है, एम्बेसी को भी पैसा पे करना पड़ा। कोई बीमार हो जावे, किसी दांत जाड़ में दर्द हो जावे, तो एम्बुलेंस को कॉल करो, 4-5 मिनट में वो भी आ जाएगी और आपको घर से ही लेके जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए आपका। यदि इंश्योरेंस नहीं है तो आप इलाज करवा ही नहीं सकते। पहली बात तो हॉस्पिटल इलाज करेगा ही नहीं, क्योंकि इतना सारा खर्चा आता है। तो इंश्योरेंस मस्ट है। घूमने जाओ तब भी इंश्योरेंस करवा लेना। कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ इंश्योरेंस है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होती है। यूँ एक जाड़ दांत निकालने का भी खर्चा लाखों रुपए में पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा ट्रीटमेंट है, उसका अलग अलग सिस्टम है। अर्जेंट केयर है, $200-250 जाके फीस है, उसके बाद जो आगे ट्रीटमेंट चलता है उसका है। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में बेटर है। मतलब यदि हम भीड़ की बात करें, डॉक्टर कम है, लोग ज़्यादा हैं, बीमार ज़्यादा हैं, लेकिन जो फैसिलिटी है, जो हम ज़्यादा चक्कर नहीं कटवाते, वो यहाँ है। वहाँ बड़ा स्लो है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत स्लो है, स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लो है। बहुत दिन तो आपको एंटीबायोटिक पे ही रख देंगे, लेकिन यहाँ हमारे वाला तो एक दिन में 1 मिनट में बता देगा ये दिक्कत है, ये ले ले, खत्म। ना ये देख के बता देगा। हाँ, ये क्वालिटी है हमारी। वहाँ जो आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो स्लो है। ओके, लास्ट प्रश्न सर मेरा आता है,
हम देखते हैं मोदी जी को यहाँ पे, कुछ उनके खिलाफ है, कुछ उनके पक्ष में है। फॉरेन में मोदी जी का क्या माहौल है? देखिए अभी हाउडी मोदी एक प्रोग्राम हुआ था हमारे अमेरिका में होता, हम सब उसके ऑर्गेनाइजेशन में थे जी, जिसमें हमने ऑर्गेनाइज किया उसको। और वहाँ बहुत क्रेज है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, वो 95% या 90% मैं कहूँ मोदी को पसंद करती है, क्योंकि मोदी ने जो एक वर्ल्ड लेवल पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम किया वो बहुत बड़ा है। इससे पहले कोई भी लीडर इतनी मजबूती से भारत के पक्ष को नहीं रख पाया। और लोगों ने भी फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस की भी बहुत अच्छी रही होंगी, नो डाउट, और सबकी रही होंगी, सबके रिलेशन भी बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इतनी मजबूती से यूएनओ की बात करें, WHO की बात करें, या जहाँ भी कोई भी वर्ल्ड लेवल का जो प्लेटफॉर्म था उस पर मोदी जी की जो प्रेजेंटेशन थी, जो देश को रिप्रेजेंट करने का जो उनका तरीका था, जो वो था, वो माइंड ब्लोइंग था। इसलिए लोग उनको पसंद करते हैं ज़्यादातर। पहले ऐसा नहीं होगा शायद, अब यूँ कहते भी, मैंने सुना है सब, कितना है क्योंकि आप एम्बेसी में रहते हो मुझे नहीं पता, कहते हैं कि अब हम जब अमेरिका में जाते हैं तो पूछते हैं कि इंडिया से, हाँ, तो स्पेशल इज्जत मिलती है किसी और जैसे पाकिस्तान या कहीं और से। ये एक बात है कि इंडिया का कोई व्यक्ति ट्रबल में है, दुखी है, परेशान है, तो भारत सरकार तुरंत संज्ञान लेती है। इसकी शुरुआत हो गई थी जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर VK सिंह जी थे। उसी टाइम पे आप देखो, कहीं से मौसूल से हमारे रेस्क्यू किया, और आप देखें ईरान से, इराक से वो जो डेड बॉडीज़ थी वो लेके आना हो, या कहीं से भी कोई भी, जैसे एक वो जो फिल्म बनी थी अपना एयरलिफ्ट, वो बनी थी, वो सारी ट्रू स्टोरी पे थी। तो इंडियंस को जहाँ भी थे वहीं से एयरलिफ्ट किया गया, वहाँ से उनको रेस्क्यू करके, और सरकार के मंत्री तक गए हैं। मौसूल के हवाई अड्डे पे डॉक्टर VK सिंह जी सो रहे हैं एक कमरे में कमांडो के साथ वहीं पे। मतलब ये सरकार का रवैया था कि मेरे ख्याल से 8,000 कुछ लोगों को रेस्क्यू किया डॉक्टर जनरल VK सिंह जी ने, क्योंकि सरकार खुद इन्वॉल्वमेंट थी। एक व्यक्ति की भी यदि किसी का ट्वीट आ जाता था तो सुषमा स्वराज तुरंत रिएक्ट करके, उसको वीज़ा की प्रॉब्लम थी, उसको किसी और की प्रॉब्लम थी, तुरंत उसका हल किया है। तो विदेश मंत्रालय ने पिछले 5 साल में जो काम किया बहुत बड़ा था और माइंड ब्लोइंग था। उससे एक लोगों में एक आस जगी कि हमारी सरकार हमारे लिए संवेदनशील है, हमारी वैल्यू है। हाँ, तो एक भी व्यक्ति, अब ओनिबा शरीक का मामला आपने सुना होगा, परसों ही वो भारत लौटे हैं, कतर में गए थे, किसी ने उसके सूटकेस में ड्रग्स रख दिया और वो 10 साल की उनको सजा हो गई थी वहाँ पे ड्रग्स केस में। जबकि जिस मौसी ने उनको भेजा था उसने गलती से जानबूझ के रख दिया था कि स्मगलिंग के लिए, वो निर्दोष थे। लेकिन वहाँ तो अपराध तो हुआ है ना, तो सजा देंगे। लेकिन यहाँ की NCB ने और भारत सरकार ने, स्पेशल MEA ने, जयशंकर जी के ऑफिस ने उस पर पूरा फोकस किया, उससे सारे सबूत जुटाए, बताया कि इसकी जो पूरा जो फॉल्ट था उनकी मौसी का था, उसे सारे सबूत करे, वहाँ पे अच्छे से उसको रिप्रेजेंट किया, केस को रीओपन करवाया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी, उनको छुड़वाया और वो भारत आ गए हैं। ओनिबा और शरीक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो ये लेटेस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भारत सरकार का, क्या MEA का। इसलिए बाहर विदेशों में रहने वाले लोग मोदी सरकार को अच्छा मानते और मोदी को मानते कि एक व्यक्ति भी कहीं फंसा हुआ है। आप उन्हीं का एग्जांपल ले लीजिए, जो पाकिस्तान में हमारे जो पायलट गए थे, अभिनंदन जी, रातों रात छुड़वा दिया। तो इससे एक स्ट्रेंथ जाती है कि ये सरकार एक्शन लेने वाली है, मतलब ये एक्शन पीछे नहीं हटती। हाँ, और अपने आदमी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब नक्सलियों ने जिस एक CRPF के कमांडो को पकड़ा था, उसको छुड़वा लिया, क्योंकि नक्सलवादियों को, पाकिस्तान को, इन सबको ये पता है कि भारत सरकार समझौता करने के पक्ष में नहीं है अपने किसी देश के व्यक्ति के लिए, अटैकिंग मोड पे रहती है। हाँ, कि अपने देश के व्यक्ति को चाहे 7 समुंदर पार हो, उसको सुरक्षित लाने का जो ये मैं कुछ साल से देख रहा हूँ, 6-7 साल से, वो इजराइल वाला रवैया है कि अपने व्यक्ति को पूरा प्रोटेक्शन देना, पूरा उसके लिए लड़ाई लड़नी है, हक की लड़ाई लड़नी है। तो इस सरकार का बड़ा अच्छा पक्ष है, इससे मजबूती बनती है और आप फील करते हो कि तुम्हें कुछ होता है तो भारत सरकार है तुम्हारे पीछे, तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। बैकबोन है। हाँ, बिल्कुल। तो सर एक लास्ट फिर से मेरा क्वेश्चन है, रोड सेफ्टी को देखते हुए तो मुझे ये लगता है और अदर देश हमारे से तो अच्छे हैं,
ये निश्चित रूप से हॉर्न लाइन। हाँ, इसमें भी दो बातें मैं कहूँगा। जो ड्राइविंग स्किल इंडियन के पास है वो और किसी के पास नहीं है। हम डिफेंसिव ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं सिखाता कोई। वहाँ तो सबको पता है रेड लाइट होगी तो रुकेंगे, येलो होगी तो देखेंगे और ग्रीन होगी तो चलेंगे, और सब लोग रूल फॉलो करते हैं। और गलती से किसी एक आदमी ने रूल ब्रेक कर दिया तो सैकड़ों आदमी फंस जाते हैं उसमें। मतलब एक्सीडेंट ये नहीं होता कि एक गाड़ी एक दूसरे से भिड़ गई, 15-20 इकट्ठी भिड़ेंगी फिर तो, क्योंकि डिफेंसिव ड्राइविंग नहीं है। दूसरे से कैसे बचना नहीं सिखाया जाता। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डिफेंसिंग है। आपने भी गलती कर दी और मैंने भी गलती कर दी, दोनों फिर भी बचा ले जाएंगे अपनी अपनी। करते सोच कर चलना, अगला गलती कर, मतलब खड्डे में उतारूँ चाहे मैं उस पर डिवाइडर पे चढ़ाऊँ, लेकिन मैं भी बच जाऊँगा और आप भी बच जाओगे। दोनों गलती कर रहे हैं, दोनों गलत साइड से भी आ रहे हैं, तो हम डिफेंसिव ड्राइविंग है। लेकिन वहाँ के लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं और पर्टिकुलर रहते हैं, उसका एक कारण भी है। हमारे यहाँ इंश्योरेंस होता है, भाई गाड़ी ले ली, इंश्योरेंस करा लिया, चाहे इसमें आग लगो मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन वहाँ एक फ़र्क है, आपको सारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। वहाँ पे आपने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, या आपका और स्पीडिंग का चालान कट गया, या आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी उसका चालान कट गया, तो वहाँ टिकट बोलते हैं इसको, टिकट मिल गई। तो यदि आपने एक साल में 4 टिकट ले ली और फिर अगले साल फिर आपका इंश्योरेंस रिन्यू होना है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका पूरा रिकॉर्ड देखती है, आपके किसने चालान कटे। यदि आपके ज़्यादा चालान कटे हुए हैं, तो मान लो आपका 1000 का इंश्योरेंस था एक साल का, तो अगली बार वो $1500 कर देंगे कि आप तो लापरवाह इंसान हैं, आप तो रेड लाइट जंप करते हैं, ये करते हैं, तो वो इंश्योरेंस बढ़ जाता है। ऐसे ही रवैया रहता है तो $2000 $3000, वही इंश्योरेंस में $1000 पे कर रहा हूँ, आप $3000 पे कर रहे हो। वहाँ पे जो जिम्मेदार आदमी है उसका इंश्योरेंस कम रहता है, लापरवाह का बढ़ता रहता है। तो वहाँ इसलिए भी रोड सेफ्टी को लेकर के लोग सतर्क। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और कुछ मैसेज देना चाहें? जी, मैसेज ये है कि भारत के आदमी की काम करने की जो क्षमता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। भारत का जो ज्ञान है, गुरु शिष्य परंपरा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और योग के क्षेत्र में हम हैं, क्योंकि मैं कुछ योग से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो कि समत्वम भाव सब में आना चाहिए। और मेरी एक बात है कि जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको जानना और मानना दो अलग अलग बातें होती हैं। जो अच्छी चीज़ें जानते हैं ना, उनको अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा आपके सारे जो दर्शक हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, और मैंने आपको खोजा है क्योंकि मैंने अमेरिका से आपको फ़ोन किया आपकी वीडियो देख करके, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तो मैं भी आपके फॉलोअर में एक हूँ और दर्शकों में एक हूँ। तो जितनी अच्छी चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, व्यवहार में लेके आना चाहिए। और फिर दुनिया इस भारत का लोहा मानने के लिए तैयार बैठी है। आप लीडरशिप कहीं भी जाके कर सकते हो, कहीं भी जाके अपनी IT फील्ड से लेकर के डॉक्टरी लाइन से लेकर के राजनीति के क्षेत्र में सब जगह लोहा मनवाया हमने, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड में, कहाँ नहीं है। लेकिन वो जो क्वालिटी वहाँ गई है, वो क्वालिटी गई तो यहाँ से ही है ना। तो सब में क्वालिटी है, यहाँ भी बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को भी बेहतर बनाने की क्षमता है। तो उस स्किल को यूज़ करना शुरू करें और टाइम का यूटिलाइजेशन करें, और अनुशासन थोड़ा सा दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा है। रोड सेफ्टी दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा। आजकल मैं ज़्यादा ट्रबल कर रहा हूँ कोई भी कहीं से घुसा देता है, घुमा देता है गाड़ी, तो वो थोड़ा सा, और गाड़ी में बाद में याद आता है वो हरियाणा में, मैं हरियाणा में हूँ, तो फिर बच के निकलना पड़ता है। तो वो जो ड्राइविंग यहाँ सीखी तो काम आ रही है। यदि अमेरिका में सीख रहा होता तब तक कई एक्सीडेंट हो चुके होते। तो ये है कि सब बच के रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना का टाइम है तो और भी ध्यान रखें। इम्यूनिटी हार्ड है, लेकिन जो बीमार लोग हैं उनको परेशानी हो जाती कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीप जी। थैंक यू सर। तो ये हैं हमारे भाई साहब सोमवीर आर्या जी, जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं, योग के ऊपर काम कर रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विषय ये नहीं है कि ये इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, ज़रूरी बात यह है कि मेरे को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं कितने दिनों से मैं वेट में था कि कोई मेरे को बाहर निकाल दे, तो नीरज भाई था, इसने बता दिया कि भाई साहब आ रहे हैं। और आज मैं आया, थोड़ा सा रिलैक्स होया मैं, मतलब थोड़ा नहीं, हो गया 100%, जो थोड़ा सा डिप्रेस था। और भाई योग करोगे, प्राणायाम करोगे तो जीवन में और कुछ नहीं, सिर्फ एक प्राणायाम बचा है बस, और कुछ नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।